जय हिंद साहब। आरंभ करें आज की कक्षा को। देखिए, शिक्षा शास्त्र में आज हम देखने जा रहे हैं दल शिक्षण को। क्या देखने जा रहे हैं? दल शिक्षण को। देखो क्या है दल शिक्षण, कंसेप्ट को समझो। एक विद्वान हुए रायबर्न नाम के, उन्होंने कहा कि इसमें पूरा का पूरा समूह समस्या पर चिंतन करता है, विचार विमर्श करता है। इसको मैं समझाने के लिए बड़ा एक सरल तरीका बताएं। मान लीजिए, सोचिए आप विदेशी संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, रसिया और यूक्रेन के संकट के बारे में पढ़ रहे हैं, या भारत चाइना की जो संबंध है उस पर पढ़ रहे हैं, या भारत पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे आपको पढ़ाना है। एक तो एक अध्यापक आया, उसी ने सब बातें बताई, ठीक है, और बड़े प्रभावशाली ढंग से बता दी, आपने समझ भी ली, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक 4 लोग मंच पे आए, 5 लोग मंच पे आए, कोई आर्थिक मामलों का जानकार है, इसलिए आर्थिक मसलों से संबंध कैसे होते वो उसकी व्याख्या करेगा, ठीक है, और कोई सैनिक मामलों का जानकार है, सैन्य मामलों का, तो वो उन देशों की सैनिक सुविधाओं के बारे में, या सैनिक जो रणनीति है, या सैन्य गतिरोध पैदा होते उनके बारे में वो अच्छा समझा पाएगा। एक राजनीति का जानकार है, उस देश की राजनीति किस ढंग से, किस मुद्दे से प्रभावित होती है, वो उस विषय को समझा पाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार है, वैश्विक मंचों की स्थिति को समझा पाएगा। वो अपने अपने मामले में निपुण है, अपने अपने विषय के ज्ञाता हैं। वो 4-5 लोग यदि उस मुद्दे पे बोले तो शायद आप ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। भाई जैसे भारत चीन संबंधी ले लिया, डिप्लोमेसी वाला डिप्लोमेसी की बात करेगा, आर्थिक मामलों का जानकार आयात निर्यात से संबंधित विषय की चर्चा करेगा, सैनिक मामलों से जानकार व्यक्ति सेना की स्थिति को क्लियर करेगा। एक तो एक व्यक्ति बताए, एक 5 व्यक्ति जो अपने अपने विषय के ज्ञाता हैं वो बताए, ज्यादा अच्छा कब समझ में आएगा? बोलो तो, जब कब बताएं? 5। उससे क्या होगा, आपको ज्ञान के विभिन्न वो जो देना चाह रहे हैं ज्ञान, उसके विभिन्न पहलुओं का दर्शन होगा। भाई एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है, वो वहीं तक पहुंच पाएगा, लेकिन वो अपने अपने पॉइंट्स के ज्ञाता हैं, तो वो बहुत विस्तार के साथ समझा पाएंगे। इससे बच्चों को उस विषय के विभिन्न पक्षों का क्या होगा, ज्ञान। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए कोरोना का मामला था, ठीक है, और ईश्वर करे दोबारा लौट करके ना आए। जैसे ये अपने डीडी भारती है, डीडी न्यूज है, डीडी 1 है, इन पे पैनल चर्चा होती है, 4-5 लोग बैठते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बैठता है, कोई फिजिशियन बैठता है, कोई WHO से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक बैठता है, कोई सरकार का नुमाइंदा बैठता है, और वो उस मुद्दे को बारीकी से समझाते हैं। एक तो एक व्यक्ति समझाए, वो अपने अपने विषय के ज्ञाता है, और बड़े आराम से वो चर्चा करते हैं, तो अपने को उसके विभिन्न पहलुओं का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। मैंने सरकारी चैनल की बात कही है, प्राइवेट चैनल्स की बात नहीं कही है, वहां तो बड़ा विवाद सा हो जाता है, फिर व्यक्ति का जी उठ जाता है, अमूमन वहां ऐसा होता है। लेकिन डीडी न्यूज, डीडी 1 पे बड़ी शालीनता के साथ बहस होती है, अच्छे व्यक्तित्व वहां पधारते हैं, व्यक्तित्व वो भी वहां जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर वो भी गड़बड़ी करते हैं। वहां उस मंच का वो डेकोरम ऐसा होता है कि बड़ी शालीनता के साथ लोग बातें रखते हैं, तो श्रोता जो होगा या दर्शक जो होगा वो कई पक्षों का ज्ञान ले पाएगा, ठीक है। एक उससे लाभ होगा कि एक व्यक्ति को सुनते सुनते आप बोर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4-5 लोग ऐसे पधारे हैं तो आपके मन में भी एक रोचकता रहेगी सीखने की। यही दल शिक्षण है। मैंने कंसेप्ट समझा दिया। स्कूल में इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे? स्कूल में मान लीजिए आप हिंदी के अध्यापक हैं, आप कक्षा में जाकर के डेली समझाएंगे, डेली पढ़ाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, आपने उस विषय के 3-4 ज्ञाताओं को बुलाया किसी विशेष बिंदु को समझाने के लिए। प्रतिदिन तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, हो सकता है वो टॉपिक सबके सेम हो, 6वीं 7वीं 8वीं तीनों कक्षाओं को इकट्ठा कर लिया, 9वीं 10वीं को इकट्ठा कर लिया। छोटे बच्चों के तो ये काम की चीज ही नहीं है, ठीक है, ये वैसे तो माध्यमिक स्तर के काम की ही चीज है ये। आपने बच्चों को बैठाया, मंच सजाया, तो बच्चों में भी एक जिज्ञासा रहेगी, आज बाहर से 3-4 लोग आए हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए, तो उनमें उत्सुकता रहेगी, रुचि रहेगी, ठीक है, और वो 3-4 लोग वहां बैठ करके उस विषय के बारे में ज्ञान देंगे, ठीक है। तो बच्चों में क्या रहेगी, रुचि रहेगी, और उसके कई पक्षों का दर्शन कर पाएंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है,
हो सकता है कि इतने बच्चे एक जगह इकट्ठे हो तो बदमाशी करने लगे, तो आपको अनुशासन का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको समय का भी ध्यान रखना है। इसमें सिद्धांत चलते हैं, अनुशासन स्थापना का सिद्धांत, क्योंकि अनुशासन तो रखना पड़ेगा, वरना दूसरे लोगों के सामने स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर के एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती, चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक की भूमिका होती है। भाई व्यवस्थाएं भी जुटानी है, आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी जुटानी है। उनको ऐसे अच्छे बादाम काजू के नाश्ते भी तो करवाने पड़ेंगे ना। बाहर से जिन लोगों को बुलाया है उनका सम्मान भी करना पड़ेगा, उन पे कुछ खर्चे भी होने वाले हैं, तो प्रिंसिपल सर की भूमिका भी रहने वाली है। तो वहां कई लोग मिलकर के ये शिक्षण करवा सकते हैं, उसमें कई कड़ियां जुड़ी होती है। एक भी कड़ी अपना दायित्व न निभाए तो उद्देश्य गौण हो जाएंगे, विफल हो जाओगे आप। ठीक है, इसलिए इसको सहयोगी शिक्षण भी कहते हैं। कौन सा शिक्षण कहते हैं? क्योंकि ये आपस में सहकारिता की भावना पर आधारित है। हर व्यक्ति की इसमें भूमिका होती है। एक भी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, एक भी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? गौण। मान लीजिए आप भूगोल से संबंधित चिंतन कर रहे हैं और वहां आपको एंड टाइम पे ग्लोब की जरूरत पड़ गई, आपने पहले से सोच नहीं रखा, अरे ग्लोब चाहिए, ग्लोब चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल सर ने कि सर देखा भूगोल वाले गुरुजी की तरफ देखा, भूगोल वाले गुरुजी ने किसकी तरफ देखा? जो पियोन है उसकी तरफ देखा, वो दौड़ करके जाए, गुरुजी मन तो कौन मिले, और वो पूरा का पूरा खेल ही गड़बड़ हो गया। इसलिए इसको 3 चरणों में अपन निपटाएंगे। पहला चरण क्या होगा? बोलो महाराज, नियोजन। पहला चरण क्या होगा? भाई आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर आप कौन सी शिक्षण विधि काम में लेने वाले हैं? अमूमन व्याख्या विधि ही काम में आएगी इतने लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, किस शिक्षण बिंदु पे चर्चा करनी है, कौन कौन सी सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको पहले से आपको नियोजित करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और रणनीति बन गई तो अब उसका क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन होगा, क्रियान्वयन होगा। क्या होगा? और उसके बाद में क्या होगा? मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर के आपने ये कार्य किया, उन उद्देश्यों को आप प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसके 3 सत्र होते हैं। वैसे 3 सत्रों में दल शिक्षण करवाया जा सकता है। एक तो कौन सा सत्र होता है? आम सभा सत्र, सब बच्चों को ही बैठा लिया, सब बच्चों से जुड़ा हुआ विषय तो सबको बैठा लिया। एक होता है लघु सभा सत्र। कौन सा? छोटी सभा। भाई मान लीजिए किसी एक कक्षा के लिए जरूरी है या 2 के लिए ही जरूरी है। एक सत्र इसमें होता है प्रयोगशाला सत्र। कौन सा सत्र? प्रयोगशाला किसको बोलते हैं? लैब को। भाई किसी विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय हो तो आपको लैब में करवाना पड़ेगा। वहां 3-4 लोग मिलकर के दिखाएंगे, देखो इस केमिकल को मिलाने से ये होता है, इसको मिलाने से ये होता है। 3 चरणों में ये होकर के गुजरता है। अब इसको प्रभावशाली बनाने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? हाँ, आप दल शिक्षण करवाओ, जहां आप दल शिक्षण करवाओ उस कक्ष की व्यवस्थाएं उचित होनी चाहिए। कैसे? वहां समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, बैठक व्यवस्था अच्छी हो, पीछे की बेंचेज पे बैठे लोगों को भी मंच दिखता रहे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हवादार कमरे, ये सब इसमें आता है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन ये आता है। अरे भाई बहुत कंजस्टेड हो गए, पीछे वाले बच्चों को मंच दिखेगा ही नहीं तो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आप जिन लोगों को बुलाओ वो लोग भी अपने विषय के सच में ज्ञाता होने चाहिए, विषय विशेषज्ञ होने चाहिए और भाषण कला में निपुण होने चाहिए। यदि वो अपनी बात को प्रकट ही नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी बड़ी चिंता की बात, 3-4 लोगों को आपने इकट्ठा किया एक ही विषय के, हो सकता है उनके बीच में मतभेद पैदा हो जाए और वो अपने अपने मतों को प्रकट करने के चक्कर में बच्चों को इतना बता जाए कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाए, अंत में मानू किसका। ये भी तो हो सकता है। अरे शिक्षकों को इकट्ठा करना बड़ा कठिन टास्क है, क्योंकि मत मतांतर होंगे विद्वानों में तो, और वो मत मतांतर बच्चों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इसलिए ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। आदर्श संख्या कितनी रख सकते हो आप? 3। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन तकरीबन 3 लोग ठीक है एक विषय के। ज्यादा इकट्ठा कर लो, और उनमें भी ये सबसे बड़ी इसकी चुनौती क्या है? तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताएं। शिक्षकों में बहुत विभिन्नताएं होती है, आपस में उनके विचारों को लेकर के विभिन्नताएं हो सकती है। तो यदि वो बहुत अधिक विभिन्नताएं हो गई तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और जिस उद्देश्य के साथ आपने कार्य करवाया उस उद्देश्य को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया दल शिक्षण का? क्या होगा? एक समूह मंच पर बैठेगा शिक्षकों का और उस विषय के बारे में चर्चा करेगा। प्रश्नोत्तर शैली में भी बात कर सकते हैं। 3 सत्र होंगे, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और
प्रयोगशाला सत्र। अमूमन इसमें व्याख्या विधि ही प्रयोग में ली जाती है। इतने लोगों को समझाना है तो व्याख्या विधि ही काम में लेंगे। जिन लोगों को बुलाओ वो विषय विशेषज्ञ हो, आपस में उनमें कोई मतभेद पैदा ना हो, बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखते हैं। दल शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि लिखिए। इस विधि का जन्म, इस विधि का जन्म अमेरिका में हुआ। इस विधि का जन्म अमेरिका में हुआ। इस विधि का जन्म अमेरिका में हुआ। इस विधि में, इस विधि में एक से अधिक शिक्षक, इस विधि में एक से अधिक शिक्षक शिक्षण में रहते हैं। एक से ज्यादा लोग पढ़ाते हैं ना। इस विधि में एक से अधिक शिक्षक शिक्षण में रहते हैं। अतः इस शिक्षण को, अतः इस शिक्षण को सहयोगी शिक्षण भी कहते हैं। अतः इस शिक्षण को सहयोगी शिक्षण भी कहते हैं। सहयोगी शिक्षण भी कहते हैं। अब एक कथन लिखो रायबर्न का। रायबर्न के अनुसार सामूहिक विचार विमर्श में, सामूहिक विचार विमर्श में समूह के सभी सदस्य, सामूहिक विचार विमर्श में समूह के सभी सदस्य सत्य की खोज में, सामूहिक विचार विमर्श में समूह के सभी सदस्य सत्य की खोज में संलग्न रहते हैं। सत्य की खोज में संलग्न रहते हैं। सामूहिक विचार विमर्श में समूह के जितने सदस्य बैठेंगे वो सब के सब किसी निष्कर्ष की खोज में लगे रहते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, यह विधि उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। मैंने कहा था छोटी कक्षाओं में तो काम की नहीं है। यह विधि उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। सामूहिक विचार विमर्श में, सामूहिक विचार विमर्श हेतु, सामूहिक विचार विमर्श हेतु 4 या 5 शिक्षकों का, सामूहिक विचार विमर्श हेतु 4 या 5 शिक्षकों का एक दल, 4 या 5 शिक्षकों का एक दल मंच पर आसन ग्रहण करता है। मंच पर आसन ग्रहण करता है एवं सारा समूह, 4 या 5 शिक्षकों का एक दल मंच पर आसन ग्रहण करता है एवं सारा समूह समस्या या विषय पर, एवं सारा समूह समस्या या विषय पर विचार विमर्श करता है। सारा समूह समस्या या विषय पर विचार विमर्श करता है। ठीक है भाई, 4-5 लोग मंच पर बैठेंगे और सबका विषय, सबका उद्देश्य क्या होगा? जो बिंदु लिया गया है, जो समस्या चुनी गई है या जो विषय चुना गया है, उस पर क्या करेंगे?
विचार विमर्श, अपने अपने विचार। और ये जो लोग बैठेंगे ये अपने विषय के क्या होंगे, ज्ञाता होंगे, ठीक है। तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चा जो सुनने वाला है उसको उस विषय के कई बिंदुओं का क्या होगा, ज्ञान होगा। लिखिए, दल शिक्षण की विशेषताएं। दल शिक्षण की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होगी भाई? स्कूल वाले गुरुजी तो डेली पढ़ाएंगे, इसमें कभी कभी आप बाहर से भी विद्वानों को बुला सकते हैं। हाँ? एक बड़ी सहायता रहेगी। तो पहला बिंदु लिखो, बाहरी विषय विशेषज्ञों की, बाहरी विषय विशेषज्ञों की सहायता भी संभव। बाहरी विषय विशेषज्ञों की सहायता भी संभव। बाहरी विषय विशेषज्ञों की सहायता भी संभव। बाहर से विद्वानों को बुलाकर के हेल्पलेस डेली तो नहीं संभव है। अरे एक दिन तो बुला ही सकते। मान लीजिए जिस गांव में आपका स्कूल है उस गांव में 5-7 लोग बड़े विद्वान लोग हैं, कभी किसको बुला करके अपन पढ़ा सकते हैं इस विषय को, ठीक है। दूसरा बिंदु लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाना है। ठीक है। अरे भाई इससे अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगी भाई। एक तो जैसे प्रतिदिन हम ही आकर के आपको पढ़ाएं, एक कभी कभी बाहर से 3-4 बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और आपके सामने प्रस्तुत किया, तो आप ऐसे तो सोचोगे आज तो बड़े विद्वान आए, हम भी वैसे विद्वान ही हैं। अरे लेकिन बाहर से लोग आए तो एक रोचकता रहती कि यार आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, ठीक है। और रोचकता रहेगी तो सीखने की प्रक्रिया भी क्या होगी, प्रभावशाली होगी। अगला बिंदु लिखिए, यह सहकारिता, यह सहकारिता की भावना पर, सहकारिता मानी आपस में सहयोग, यह सहकारिता की भावना पर आधारित है। यह सहकारिता की भावना पर आधारित है। क्योंकि पूरे दल पर, क्योंकि पूरे दल पर शिक्षण का, क्योंकि पूरे दल पर शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि पूरे दल पर शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। भाई जितने लोग हैं इस विषय में शामिल जो है दल के सदस्य हैं, सब पर बराबर जिम्मेदारी है कि अपनी शिक्षण प्रक्रिया को अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचाएं। सब पे बराबर जिम्मेदारी है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यदि एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगले बिंदु में लिखो, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का अधिक से अधिक ज्ञान मिलता है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का अधिक से अधिक ज्ञान मिलता है। एक तो एक व्यक्ति व्याख्या करे कि 5 जने व्याख्या करे तो उसके अलग अलग पहलुओं को सामने रख पाएंगे, तो छात्र को विभिन्न पक्षीय ज्ञान प्राप्त होगा। अगली पंक्ति में लिखिए, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित होता है। कक्षा पर नियंत्रण स्थापित होता है। कक्षा पर नियंत्रण स्थापित होता है। अब लिखिए, दल शिक्षण के प्रारूप।
दल शिक्षण के प्रारूप। भाई किन परफॉर्मा जो होगा, किस परफॉर्मा में, किस प्रारूप में ये कंप्लीट किया जाएगा। तो मैंने कहा अमूमन इसमें व्याख्यान विधि काम में लेंगे। पहली बात तो ये तय हो गई, भाई व्याख्यान विधि काम में लेंगे। दूसरी बात क्या हुई, 3 प्रारूप होंगे। एक तो कौन सा सत्र, बोलो महाराज, कौन सा सत्र। दूसरा कौन सा होगा, लघु सभा। और तीसरा क्या होगा, प्रयोगशाला सत्र। ठीक है, तो इन सत्रों के अंदर वो कंप्लीट किया जाएगा। तो लिखो इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु, इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु मुख्यतः, इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु मुख्यतः व्याख्यान विधि ही प्रयुक्त की जाती है। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु मुख्यतः व्याख्यान विधि ही प्रयुक्त की जाती है। इसमें मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण प्रारूप प्रचलित है। इसमें मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण प्रारूप प्रचलित है। तीनों के नाम लिख लीजिए। आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र। अब लिखिए दल शिक्षण के सिद्धांत। दल शिक्षण के सिद्धांत। दल शिक्षण के सिद्धांत। अधिगम के निरीक्षण का सिद्धांत। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि अधिगम बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका निरीक्षण करना। लिख लीजिए सिद्धांतों के नाम। निश्चित समयावधि का सिद्धांत। आपको यह भी ध्यान रखना है कि टाइमिंग पीरियड कैसा रखना है। कहीं चर्चाएं कई बार इतनी आगे बढ़ जाती है कि समय का भान ही नहीं रहता। तो निश्चित समय की अवधि का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बच्चे बदमाशी न करने लगे इतनी संख्या में इकट्ठे होकर के, तो आपको अनुशासन की स्थापना भी रखनी है। तो अनुशासन स्थापना का सिद्धांत। कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब करना है, यह भी आपको पहले से तय रखना है। तो सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत। और जो काम चल रहा है उसमें छात्र भी सक्रिय रहें, तो छात्रों को तत्पर रखने का सिद्धांत। छात्रों को तत्पर रखने का सिद्धांत। और हर शिक्षक की अपनी जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि सहयोगी शिक्षण है। एक भी कड़ी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा उद्देश्य गौण हो जाएगा। तो शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत। 6 बातें लिख लो।
लिख लिए 6 के 6। भाई आपको अधिगम का निरीक्षण करना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब कैसे करना इसका ध्यान रखना है। छात्र भी उस सीखने की प्रक्रिया में केवल ऐसे चुपचाप न बैठे रहे, तत्पर रहे, आपको ये भी ध्यान रखना है। और शिक्षक की जिम्मेदारी तय हो, ये भी। तो ये बिंदु है। आगे लिखिए। हाँ नहीं लिखिए, आराम से लिखिए। कार्य प्रणाली, इसके बाद कार्य प्रणाली। बताइए इसकी कार्य प्रणाली कितने चरणों में होगी? बोलो। 3 चरणों में होगी ना इसकी कार्य प्रणाली। वो तीनों चरण कौन कौन से होंगे? बोलो। कार्य प्रणाली में 3 चरण होंगे। और 3 चरण कौन कौन से होंगे? नियोजन। नियोजन में क्या होगा? आप किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, कौन सी शिक्षण विधि काम में लेने वाले हैं, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री लेने वाले हैं, कौन कौन लोग रहेंगे। भाई ये तो विषय अध्यापक की जिम्मेदारी रहेगी ना, रणनीति बनाना। वो रणनीति बनाने को क्या कहते हैं? नियोजन। अब कागज में रणनीति बना ली तो अब उसका क्या करना भैया? क्रियान्वयन करना। और अंत में मूल्यांकन से हम ये देखेंगे कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया। तो लिखो कार्य प्रणाली। इसके 3 सोपान होते हैं। इसके 3 सोपान होते हैं। तीनों के नाम लिखो। नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब इनमें कुछ लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, इसमें तो आप तय करेंगे कि आगे बढ़ना कैसे है। जो तय हो गया आप उसको जमीन पे लाएंगे। और इसमें क्या करेंगे? आप जांच करेंगे कि भाई आप जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपने दल शिक्षण करवाया, उन शिक्षण उद्देश्यों को आप प्राप्त कर पाए या नहीं। देखो, मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा अध्ययन कुछ उद्देश्यों को लेकर के होता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करवाते हैं? अध्यापन करवाते, पढ़ाते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से पता चलता है कि आपने कितने उद्देश्य प्राप्त किए और कितने नहीं, क्या कमियां रह गई, उनको सबको ध्यान में रखते वापस आप उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, वापस पढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया। अगली पंक्ति में लिखिए। दल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उपाय। दल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उपाय। दो तीन बातें लिख लो इसमें। दल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं? भाई इसको बहुत अच्छे ढंग से हम कैसे कर पाए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो कक्षा अच्छी हो, कक्षा का वातावरण अच्छा हो, आए हुए लोगों में आपस में सहयोग की भावना हो, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज न हो जाएं, वो अपने विषय के ज्ञाता हो, वो भाषण कला में भी क्या हो? निपुण हो। यही क्या हो सकते हैं? उद्देश्य उपाय हो सकते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक भी ना हो, वरना भी बाधा पैदा हो सकती। संख्या अधिकतम कितनी रख सकते हो आप? ये आदर्श संख्या है, ये 3 ठीक है। लिखो, कक्षा का वातावरण अच्छा हो, पहला बिंदु। कक्षा का वातावरण अच्छा हो। कक्षा का वातावरण अच्छा हो। दूसरा बिंदु, शिक्षकों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। शिक्षकों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। शिक्षकों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। कोष्टक में लिख दो आदर्श संख्या 3। आदर्श संख्या 3। ठीक है। तीसरा बिंदु लिखो, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या
कक्षा कक्ष के अनुपात में होनी चाहिए। छात्रों की संख्या कक्षा कक्ष के अनुपात में होनी चाहिए। इस पंक्ति का मतलब समझ गए? अरे भाई, जैसे कक्षा में बैठने की व्यवस्था उतने ही बच्चे हो, ऐसा नहीं पोडियम पर भी बैठे हो और बीच में भी स्टूल ले लेकर के बैठे हो और गेट ही बंद नहीं हो रहा और जबरदस्ती ज्यादा बैठे हो। ऐसे जैसे आप बैठे हो ना बड़े व्यवस्थित और सुंदर तरीके से, ऐसा ही होना चाहिए। अगली पंक्ति में लिखिए, शिक्षक विषय विशेषज्ञ हो, शिक्षक विषय विशेषज्ञ हो एवं भाषण कला में भी निपुण हो। शिक्षक विषय विशेषज्ञ हो एवं भाषण कला में भी निपुण हो। और अगले नंबर पे कक्षा कक्ष अनुकूल होना चाहिए। कक्षा कक्ष अनुकूल होना चाहिए। ठीक है भाई, बैठक की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, ये तमाम चीजों का ध्यान रखना, वरना बच्चे दम घुटते रहे बच्चों का तो, और इधर से ज्ञान देते जाओ जबरदस्ती विचारों को। अब लिखो दल शिक्षण की सीमाएं। भाई अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। वो क्या क्या है? दल शिक्षण की सीमाएं बताओ, क्या सीमाएं हैं? हाँ जी, दल शिक्षण की सीमाएं क्या हैं? ये बहुत खर्चीली है जी, इसलिए अपने सरकारी स्कूलों में इसको काम में ले पाना संभव है। खर्चीली भी और समय भी अधिक लगता। तो कुछ बिंदुओं की साल भर में आप दल शिक्षण करवा सकते हो, हर बिंदु का दल शिक्षण आप नहीं करवा सकते। और रही बात इसमें, जो ये बहुत लोगों पे निर्भर करती है, मैं सब समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा एक दो ही, बहुत लोगों पर निर्भर करती है। एक भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो गड़बड़ हो जाएगा, विफल हो जाएंगे। दूसरी बात, उनमें आपस में तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। यदि वो झगड़ पड़े किसी बात को लेकर के, अपने अपने मत को लेकर के अड़े रहे, तो बच्चा तो कंफ्यूज ही रहेगा, इसकी मानो किसकी मानो। ये इसका बड़ा दोष है। और यदि ये सफल होती है तो श्रेय कई लोगों को मिलता है, उससे वो शिक्षक बड़े निराश होते हैं जो अकेले ही बहुत अधिक संख्या को पूरा ज्ञान देने में सक्षम है। ठीक है, तो उनसे उनको क्या होते हैं बेचारों को पीड़ा, वो अकेले ही पढ़ा सकते हैं। वो ये इसकी सीमाएं है। लिखिए, खर्चीली विधि, 2 बिंदु लिखवा रहा हूं केवल इसमें, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय, अर्थ का विषय है। खर्चीली विधि। फिर अगली पंक्ति में लिखिए, तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, दूसरा बिंदु, तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण समन्वय में कठिनाई। तीव्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण समन्वय में कठिनाई, उनके आपस में समन्वय करने में बाद में कठिनाई आ जाती, इतने लोगों को साथ चलाना। हम जैसे मारवाड़ी में मतीरा जानो है, तो मारवाड़ी में कि ये किसकी पोटली है? ये मतीरों की पोटली है। विद्वानों को इकट्ठा करना किसकी पोटली है? मतीरों की। एक मतीरा उधर जा रहा है, एक मतीरा उधर जा रहा है, क्योंकि अज्ञ है। वो ऐसे कहा, महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम के प्रथम श्लोक में उन्होंने कहा, उसका भाव मैं बताऊं, कि विद्वान तो किसी की सुनते नहीं, मूर्ख किसी की समझते नहीं, इसलिए अच्छी बातें कहने वाले के मुंह में ही बूढ़ी हो जाती है, उनको उनका ग्राहक मिलता ही नहीं। खैर, ये कौन सा शिक्षण था आपका? दल शिक्षण। समझ में आयो कहीं है जी? एक बार रिपीट कर दें, पूरे को रिपीट कर दें। हम क्या देख रहे थे? दल शिक्षण। क्या देख रहे हैं? दल शिक्षण। कि इसमें क्या होगा कि एक शिक्षकों का समूह मंच पर बैठेगा और किसी बिंदु पे अपने विचार प्रस्तुत करेगा। ठीक है, एक बिंदु पे। प्रतिदिन तो स्कूल में से बाहर से विषय विशेषज्ञों को बुला पाना संभव नहीं है, क्योंकि खर्चीली विधि हो जाएगी। लेकिन कभी कभी किसी विशेष बिंदु को समझने के लिए आप बाहर से लोगों को बुला सकते हैं। इसमें बहुत से लोगों की साझेदारी रहेगी, सहकारिता रहेगी, इसलिए हम इसको कौन सा शिक्षण कह सकते हैं? अरे बोलो, सहयोगी शिक्षण भी कह सकते हैं। इसमें छात्रों में रुचि भी रहेगी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना कि इतनी संख्या में बच्चे इकट्ठे हों तो वो अनुशासन ना खो दें। ठीक है, वो तत्पर भी रहे सीखने में,
और वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। जिस विषय का दल शिक्षण करवा रहे हो उस विषय का जो स्कूल में अध्यापक है उसी की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें प्रिंसिपल से लेकर के चपरासी तक की भूमिका रहने वाली है। एक भी व्यक्ति ने अपने भूमिका निर्वहन में दायित्व नहीं निभाया तो जो है ना आपके उद्देश्य गौण हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है पूरी की पूरी प्रक्रिया में। 3 चरणों में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले तो क्या बनाएंगे, एक रणनीति, फिर रणनीति का क्या करेंगे, क्रियान्वयन, और आप उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए या नहीं इसके लिए क्या करेंगे, मूल्यांकन। ध्यान ये रखना है कि जहां दल शिक्षण करवा रहे हो वो कक्षा कक्ष ठीक हो, बच्चों की संख्या वहां की सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से हो, प्रकाश की और आपकी हवा की भी समुचित व्यवस्था हो, मंच भी उचित ऊंचाई पर हो ताकि सब बच्चों को दिखते रहे, जो आए हैं लोग वो अपने विषय की ज्ञाता भी हों, और संवाद कौशल में निपुण हो ताकि अपनी बात पहुंचा पाए बच्चों तक। उनमें इतनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं कि वो आपस में अपने अपने मतों को लेकर के अडिग रहे तो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए तकरीबन 3 से ज्यादा आप मत रखो, ऐसे इसके अपन रख सकते हैं। सीमाएं क्या है, बहुत खर्चीली है जी, ठीक है, प्रतिदिन ऐसा करवा पाना संभव नहीं। तो आप कंसेप्ट तो समझ गए दल शिक्षण का, ठीक है। और इसी के साथ आज की कक्षा को क्या देते हैं, विश्राम। जय हिंद।